नमस्कार बच्चों। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चल रही थी हमारी, और उसमें पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए एंड बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6। आपसे पूछा है पहला पार्ट, पी ए एंड बी यानी पी ए तथा बी। तथा का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। चूँकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। तो इस तरह से हो जाएगा 0.3 इंटू 0.6, तो ये होगा 0.18। फिर सेकंड पार्ट, पी ए तथा नॉट बी, बी नहीं। ए तो होगा पर बी नहीं, यानी पी ए एंड नॉट बी। तो इसका बेसिकली मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। बी नॉट और ए का इंटरसेक्शन अगर आपको कभी उसमें याद ना आए, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना आए, तो आप एकदम से पाई चार्ट बनाएंगे, क्योंकि सेट से ही करेंगे। ये आपका यूनियन सेट है या सैम्पल स्पेस है, ये ए है, ये सेट बी है। ए का मतलब ये वाला हिस्सा, और बी नॉट का मतलब बी को छोड़कर बाकी सारा, ये सारा बी नॉट आएगा बी को छोड़कर। तो अब ए और बी नॉट में क्या कॉमन है? सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो बेसिकली हुआ पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो तो जो बचा हुआ हिस्सा है ए माइनस बी भी कह सकते हैं, इसे एक ही बात है। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे। तो पी ए आपका था 0.3, ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला था 0.18, तो ये बच गया आपका 0.12। ये था आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें कहते हैं पी ए और बी, हिंदी में पी ए अथवा बी, दैट इज पी ए यूनियन बी। जब भी और या अथवा लगता है इसमें यूनियन आता है, और यूनियन का आपको फॉर्मूला बताया था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए पी बी पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया। पी ए और पी बी आपको दिया हुआ है 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, तो 0.9 माइनस 0.18 ये बैठा आपका 0.72। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी मतलब ना ए ना ही बी। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये निकालना है। तो डी मॉर्गन थ्योरम का प्रयोग करके, डी मॉर्गन थ्योरम करके एक बताया था मैंने जब पिछले साल सेट्स पढ़े थे 11th में। तो डी मॉर्गन थ्योरम होता है, वो कहता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर ए यूनियन बी नॉट। इसे आप वेन एन डायग्राम की मदद से भी इस सूत्र को डिड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब हुआ पी ए यूनियन बी नॉट, और पी ए यूनियन बी नॉट का मतलब हुआ 1 माइनस पी ए यूनियन बी
और ए यूनियन बी अभी आपने निकाला था, इट वॉज 0.72 और ये रह गया आपका 0.28। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो अगर आपका सेट थ्योरी ठीक से याद है आपको 11th की, तो आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। इसलिए सेट थ्योरी को अगर नहीं आपको आए तो उसे दोबारा रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 पे आइए। अ डाइस टॉस थ्राइस, एक पासे को 3 बार फेंका गया। एक पासे को कितनी बार? 3 बार फेंका गया। 3 बार फेंकने का मतलब पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, या पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल एंड सो ऑन। तो किस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 कुल 8 इसके सैम्पल स्पेस के वो बनेंगे आपके। हेड हेड हेड, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, 2 हेड हो गए 3 तरह से। अब 2 टेल और 1 हेड, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। फिर आइए अब 3 टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। ओह सॉरी, मैं गलती कर गई। क्वेश्चन अगेन, इसको दोबारा देखो। डाई है, मैं तो सिक्का समझ गई, आई एम सॉरी। एक पासे को 3 बार फेंका गया। अच्छा, अगर एक पासे को 3 बार फेंका गया तो पहली बार 1 से 6 तक की संख्याएं, दूसरी बार 1 से 6 तक की संख्याएं, तीसरी बार 1 से 6 तक की संख्याएं। तो पूरा सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो कुल जो रिजल्ट्स होंगे वो होंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। तीनों की तीनों जो पासे उछल रहे हैं, तीनों बार में तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हो गए। पहली बार पे क्या रिजल्ट आया, इससे दूसरी बार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बार उछालने में जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि पहले क्या आया था, पहली बार उछालने में क्या रिजल्ट आया था। ऐसे ही तीसरी बार उछालने में क्या रिजल्ट आया था पहले 2 बार का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, यानी ऑड नंबर यानी विषम संख्या कम से कम एक बार आए, इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी 3 बार में से कम एक बार आपका ऑड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम कहते हैं ई घटना हो गई कि आपका ऑड नंबर आए। ई का मतलब ऑड नंबर आना, विषम संख्या आना। एक बार की उछाल में विषम संख्या आना। तो अगर घटना ये मान लेते हैं विषम संख्या आना एक उछाल में, एक उछाल में विषम संख्या आना एक बार में, तो ई कितना हुआ? विषम संख्या एक उछाल में विषम संख्या का मतलब या तो 1 आए या 3 आए या 5 आए। तो एक बार में कितने रिजल्ट आएंगे? 6 आएंगे। तो एक बार में विषम संख्या आए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 3 आउट ऑफ 6, यानी 1/2 एक बार में। अब क्वेश्चन ये कहते हैं, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कम से कम 3 उछाल में कम से कम एक विषम संख्या। तो ये एक उछाल में एक विषम संख्या आना, इस इवेंट को मान लिया। यानी जब आप एक बार उछाल कर रहे हैं तो उसमें विषम संख्या आए, तो 3 तरह से विषम संख्या आ सकती है। तो एक उछाल में एक विषम संख्या आने का तरीका 1/2, या सिर्फ विषम संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही संख्या आएगी, चाहे विषम आए चाहे सम आए। तो 3 उछाल में कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब इसे करने के 2 तरीके हैं बेटे।
एक तरीका तो ये है कि हम कहें कि पहले में विषम आए, दूसरे में विषम नहीं आए, तीसरे में विषम नहीं आए। यानी मैं इसको पूरा बता रही हूँ, आप कोई एक पार्ट करेंगे, आप कहेंगे कि पहले में विषम, दूसरे में इंटरसेक्शन, दूसरे में विषम नहीं यानी सम, फिर तीसरे में भी विषम नहीं, या फिर पहले में विषम नहीं, दूसरे में विषम, तीसरे में विषम नहीं, या फिर पहले में विषम नहीं, दूसरे में भी विषम नहीं, तीसरे में विषम। ये तो एक तरीका हो गया। फिर दो, क्योंकि कम से कम एक बोला है, कम से कम एक का मतलब या तो एक विषम संख्या है, या दो विषम संख्या है, या तीनों ही विषम संख्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, दो दो के लेंगे कि दो विषम संख्या का मतलब ये पहली दो विषम और तीसरी विषम नहीं, या फिर पहली विषम, दूसरी विषम नहीं, तीसरी विषम, या फिर पहली विषम नहीं, बाकी दो विषम, या फिर तीनों ही विषम। तो ये इतने सारे चांसेस बनते हैं। तो कायदे में यहाँ कौन सा रह गया कि कोई भी विषम नहीं, सिर्फ वो चांस रह गया। तो या तो आप इन सबको निकालें, या सीधा सा कह दें 1 माइनस ना पहला विषम, ना दूसरा विषम, ना तीसरा विषम। तो या तो ऐसे निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे। अगर ऐसे निकालते हैं तब भी, चूंकि ये तीनों बार की जो तीनों बार उछल रही हैं, तीनों की तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इन एवरी केस ये बनेगा PE इंटू PE नॉट इंटू PE नॉट। या का मतलब प्लस, फिर PE नॉट इंटू PE इंटू, यानी इन सबको निकालेंगे और यहाँ करेंगे। अगर इस तरह से करते हैं तो ये होगा माइनस, क्योंकि ये भी आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो या तो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, अगर ये कम से कम ना लिखा होता, सिर्फ एक लिखा होता, तो 1, 2 और 3 सिर्फ यहाँ पर आकर रुक जाता। लेकिन कम से कम एक विषम संख्या का मतलब या तो कोई एक विषम हो, या कोई दो विषम हो, या तीनों ही विषम हो। तो फिर कौन सा केस रह गया, एक बार विषम, दो बार विषम, तीन बार विषम, या एक बार भी विषम नहीं। तो सिर्फ एक बार भी विषम नहीं वाला केस रह गया था। तो हमने ये वाला तरीका लगाया रादर देन दिस। पर अगर आप इससे करेंगे ये भी करेक्ट होगा, आंसर वही आएगा, आप करके देख लेंगे। तो मैं ये वाला मेथड लगा रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब लिखेंगे 3 उछाल में कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी 1 माइनस ना पहले में विषम आए, ना दूसरे में विषम आए, ना तीसरे में विषम आए। PE हमने इतना निकाला था, तो PE नॉट होगा 1 माइनस PE, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2। ध्यान रखिए, तीनों की तीनों उछालों में विषम संख्या आना ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, और जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इंटरसेक्शन में मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो 1 माइनस 1/8 बिकम 7/8। तो 8 में से 7 बार ऐसे चांसेस होंगे, टोटल 8 में से अगर होते हैं तो 7 चांसेस में विषम आएगा, सिर्फ एक चांस में विषम नहीं आएगा। तो ये था आपका टोटल प्रश्न नंबर 12। आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। 13 पर आइए। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 बॉलें निकाली जाती हैं एट रैंडम, यादृच्छिया, यानी बिना देखे, सिर्फ हाथ डाला और निकाल लिया एक बॉक्स से, विथ रिप्लेसमेंट, यानी निकाला और वापस रख दिया एक बॉक्स में, और उस बॉक्स में आपके पास 10 तो काली गेंदें थी ब्लैक, और 8 थी रेड बॉल्स, और 2 बॉल्स निकाली गई हैं विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेस का यानी पहले निकाली, उसका रंग चेक किया, वापस रख दी,
रंग नोट किया इनफैक्ट। तो पहला पार्ट ये कहते हैं दोनों की दोनों बॉल लाल हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब आप कोई काम विद रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी आपने पहली गेंद निकाली, रंग चेक किया और फिर उसे वापस रख दिया। अब जब दूसरी बार गेंद निकाल रहे हैं तो पहले क्या निकली थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे रिजल्ट, दूसरा वाला रिजल्ट अफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों ही घटनाएं क्या हुई, स्वतंत्र घटनाएं हुई। तो आपसे कहते हैं दोनों ही बॉल रेड हो, तो रेड बॉल की घटना में आर से डिनोट करती हूँ, ब्लैक के लिए पी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पूछिए, पहली भी रेड और दूसरी भी रेड, यानी पी आर इंटरसेक्शन आर, यानी चूँकि स्वतंत्र घटनाएं हैं पी आर, आर का मतलब रेड बॉल निकालने की घटना इंटू पी आर। आप इसे ए और बी इवेंट भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब आइए एक बार में पी आर यानी रेड बॉल निकालने की घटना है। टोटल बॉल्स कितनी हैं आप पे, 18, लाल हैं आप पे 8। तो रेड निकले, एक बॉल निकाल रहे हैं वो रेड निकले, तो उसके कितने तरीके हैं, 8C1, और टोटल तरीके कितने हुए, 18C1। टोटल 18 बॉल में से एक बॉल कितने तरीके से निकलेगी, 18 तरीके से या 18C1 तरीके से। तो ये हुआ 8/18, यानी कि 4/9। तो इस तरह से जब यहाँ रखेंगे, पहली भी लाल दूसरी भी लाल, 4/9, 4/9, ये हो गया 16/81। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ये कहता है कि फर्स्ट बॉल काली हो दूसरी लाल हो। तो काली के लिए ब्लैक, दूसरे के लिए रेड। अब पहले ब्लैक की ओर निकालने साथ साथ ही यहाँ पर पीबी, ब्लैक निकालने के तरीके, 10 ब्लैक है, 10 में से एक निकालने का तरीका 10C1, टोटल इज 80C1, यानी 10/18, यानी 5/9। तो इसका मतलब हुआ बी इंटरसेक्शन आर, पहली ब्लैक दूसरी रेड। चूँकि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ब्लैक इंटू रेड, तो ये हो गया, ब्लैक के लिए था आपका 5/9 और रेड का था 4/9, इट बिकम्स 20/81। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड पार्ट पर। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक काली हो एक लाल हो। ये नहीं कहा कि पहली काली दूसरी लाल, यानी इसका मतलब एक काली एक लाल का मतलब 1 रेड एंड 1 ब्लैक, मतलब पहली ब्लैक दूसरी रेड, या फिर पहली रेड दूसरी ब्लैक। इसका मतलब पी बी इंटरसेक्शन आर और पी आर इंटरसेक्शन बी, यानी पहली ब्लैक दूसरी रेड और का मतलब प्लस पहली रेड दूसरी ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/9, रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9, 4/9, 5/9, 20/81, 20/81, यानी 40/81। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, एक प्रश्न है, खास क्वेश्चन है, खास तरह का विशिष्ट प्रश्न है, उसे ए और बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें, अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी ए उस प्रश्न को हल कर पाए, किसी प्रश्न को 1/2, और बी उसे हल कर पाए 1/3। इन्होंने इंडिपेंडेंटली कह दिया, इंडिपेंडेंट से मतलब दोनों अलग अलग बैठकर एक दूसरे का देख नहीं रहे हैं।
तो अब ए उसे सॉल्व करता है नहीं करता, इससे बी पे प्रभाव नहीं पड़ता, और बी से सॉल्व करता है तो ए पे प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए अपनी कैपेबिलिटी से सॉल्व कर रहा है, बी अपनी कैपेबिलिटी से। ए बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यानी अलग अलग कर रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रश्न हो जाए। तो प्रश्न या तो ए कर ले या बी कर ले या दोनों कर ले, यानी ए अथवा बी में से कोई एक कर ले, तो प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब हुआ कि ए या बी में से कोई सॉल्व कर ले, तो ए यूनियन बी। तो उसका सूत्र था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मैं बता चुकी हूँ ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इंटरसेक्शन में क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 1/3। 6 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 4/6 2/3। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कहते हैं एग्जैक्टली एक ही सॉल्व करे, एक ही बच्चा क्या है, बच्चा होगा क्या होगा, ए अथवा मतलब ए करे या बी करे, एग्जैक्टली एक करे। मतलब कि अगर ए करे तो बी ना करे, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, अथवा ए नहीं करे तो बी करे, कोई एक करे। तो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन ए नहीं करे बी करे। तो इसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब होगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3। तो ये हो गया 5/6, ये रह गया 1/3। इसका आंसर आएगा। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर मार्क करेंगे, तो उससे मैं दोबारा से उसका वीडियो बना के और क्लियर आपको करने की कोशिश करूँगी। ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं, एक अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं। एक कार्ड निकाला गया, 1 card is drawn random from a well shuffled pack of 52 cards in which the following cases are events E and F are independent। आपको फिर दिया हुआ है कि एक ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं, वो फेंटे गए और एक पत्ता निकाला गया। अब आपको यहाँ 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स में एक इवेंट ई और एफ को डिफाइन किया हुआ है इन लोगों ने। आपको ये पता लगाना है कि दोनों की दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। पहले पार्ट में ई एक घटना है कि जो कार्ड निकाला था वो स्पेड था। कार्ड क्या है, स्पेड है। घटना एफ ये कहती है, स्पेड मतलब हुक्म। घटना एफ ये कहती है कि कार्ड जो है वो इक्का है, एस है। तो अब ये बताना है
कि घटना ई और घटना एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होने का तरीका कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो आपका इन दोनों के प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो पहले हम पीई निकालते हैं। एक पत्ता निकाला, हुक्म का निकले। हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, तो 13 में से कोई एक पत्ता निकलेगा तो हुक्म का पत्ता निकलेगा। यानी 13 तरीके से 13C1 तरीके से हम हुक्म के पत्ते निकाल सकते हैं। अपॉन टोटल पत्ते 52 थे, तो उसमें से एक पत्ता निकालना के तरीके हुए 52C1 यानी 13/52 यानी 1/4 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आइए एस पे यानी के पर। इक्के होते हैं 4, तो 4 में से एक पत्ता निकालने का तरीका 4C1, टोटल इज़ 52C1 यानी 4/52 यानी 1/13। ई एंड एफ मतलब हुक्म भी और इक्का भी हो, हुक्म भी और इक्का भी हो। हुक्म का सिर्फ एक इक्का होता है, उसे निकालने का तरीका 1C1, टोटल 52C1, तो 1/52 प्रोबेबिलिटी हुई। और P इंटू पी एफ अगर करेंगे तो हुआ PE हुआ 1/4, ये हुआ 1/13, 1/52 और 1/52 था PE इंटरसेक्शन F। तो P इंटरसेक्शन F PE इंटू PF के बराबर हो गया। अतः E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं सेकेंड पार्ट। ई घटना है कि कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, काला पत्ता निकाला गया। काला पत्ता कितने तरीके से निकालेंगे? काले पत्ते होते हैं 26 में से कोई एक पत्ता निकलेगा तो काला पत्ता निकलेगा। तो 26C1/52C1, 26/52 दैट इज़ 1/2। इवेंट एफ कहते हैं जो कार्ड निकाला गया, पत्ता निकाला गया, वो राजा हो। एक राजा निकाला गया ड्रॉन। राजा कितने होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राजा मतलब 4, 4C1, एक पत्ता निकालने का। पत्ता तो एक ही निकल रहा है एवरी टाइम, 4/52 इट इज़ 1/13। नेक्स्ट ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ काला राजा। काले राजे होते हैं हमारे पास 2, तो 2 में से कोई एक निकलेगा आउट ऑफ 52C1, तो हो गया 2/52 यानी 1/26। 1/26 को 1/13 इंटू 1/2 लिखते हैं, यानी PF इंटू PE। इसका मतलब E एंड F आर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटना है। यहाँ भी ये था सेकेंड पार्ट। आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में घटना ई कहता है कि कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, राजा हो या रानी हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुल 4 राजा होते हैं या रानी होती है कितनी? 4, 8 पत्ते हो गए, 8C1/52C1, 8/52 ऐसे छोड़ दो, काटने की जरूरत नहीं है। घटना F है कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, रानी हो या गुलाम हो। तो PF कितना हो गया? 4 रानी होती हैं, 4 गुलाम होते हैं, 8 पत्ते हो गए, 8C1/52C1, तो ये भी 8/52 हो गया। ई इंटरसेक्शन F का मतलब पत्ता राजा हो या रानी हो या गुलाम हो। राजा या रानी या गुलाम कितने हो गए? 12 पत्ते होते हैं चारों के, तो कितना? 12C1, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, अपॉन 52C1, तो हो गया 12/52।
अब आप देखेंगे PE इंटू PF निकालेंगे, 8/52, 8/52। निश्चित तौर पे ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा कटेगा ही नहीं। 4 2 जा 4 13, और 13 से कटेगा ही नहीं। 4/169, इसे आप कहेंगे 3/13। किसी भी तरह से इक्वल नहीं हो रहा। P इंटरसेक्शन F इज़ नॉट इक्वल टू PE इंटू PF, तो इसलिए E और F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, नहीं है। ये था आपका प्रश्न नंबर 14, 15 सॉरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक हॉस्टल दिया हुआ है, उसमें 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, 40% बच्चे इंग्लिश न्यूज़ पढ़ सकते हैं, और 20% बच्चे दोनों पढ़ सकते हैं। फिर एक स्टूडेंट चुना जाता है रैंडम। आपको फाइंड आउट करना है कि ना वो हिंदी पढ़ सकता ना इंग्लिश पढ़ सकता। तो अगर कुल 100 बच्चे हैं तो 60, तो कोई भी एक बच्चा चुना गया, तो बच्चा हिंदी पढ़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 60/100। कैसे निकाला? ये मानते हुए कि टोटल बच्चे 100 थे, तो 100 में से 60 बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, तो एक बच्चा जो पिक किया तो 60C1, एक बच्चा उन 60 में से निकलेगा तो हिंदी पढ़ने वाला निकलेगा, तो 60C1 अपॉन टोटल 100 में से एक निकाला तो 100C1। तो ये मैंने इसलिए 60/100 डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे लिख लो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो इट इज़ 6/10। लेट्स और नहीं काटते, 10 नीचे रहने दो। इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा चुना गया। अगर वो बच्चा जो चुन रहे हैं वो इंग्लिश वाला है तो उसके 40% यानी 100 में से 40 बच्चे इंग्लिश जानते हैं, पढ़ते हैं, तो 40C1 यानी 40/100 यानी इट बिकम्स 4/10। राइट। इसके बाद आते हैं 20% जो दोनों पढ़ते हैं, यानी हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो इंटरसेक्शन आएगा। 20% है तो 20/10 यानी इट बिकम्स 2/10। अब आप कहते हैं, जो पहला पार्ट पूछते हैं कि जो बच्चा चुना गया ना वो हिंदी पढ़ सकता ना वो इंग्लिश, यानी E0 इंटरसेक्शन H0, ना हिंदी ना इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ सकता, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। तो फिर डी मॉर्गन थ्योरम पे आइए। डी मॉर्गन थ्योरम से हम क्या बताएंगे? ये बन जाएगा E यूनियन H का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, और ये बन गया 1 - P E यूनियन H। और E यूनियन H फॉर्मूले से PE + PH - P E इंटरसेक्शन H। तो 1 - 6/10, 4/10 - 2/10, 1 - 10 - 2 यानी 8/10, ये कितना रह गया? 2/10, ये रह गया 1/5 यानी 0.2। बी पार्ट, अगर वो बच्चा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑल्सो। ये पता है कि चुना गया बच्चा जो है वो हिंदी पढ़ता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश भी पढ़ता है, यानी जबकि ये निश्चित पता है कि वो हिंदी पढ़ता है तो वो इंग्लिश भी पढ़ता है। तो ये हो गया PE इंटरसेक्शन H अपॉन PH। E इंटरसेक्शन H दिया हुआ आपको 2/10, और PH हुआ आपका 6/10, 2/6, 1/3। सी पार्ट में कहते हैं इफ़ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी ये पता है कि इंग्लिश पढ़ती है, तो
हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़े उसकी प्रोबेबिलिटी यानी PH/E। ये पता है कि इंग्लिश पढ़ता है, ये तो निश्चित है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उसकी प्रायिकता कि वो हिंदी भी पढ़ता हो तो होगा PH/E/PE। H/E दे रखा है 2/10, PE दे रखा है 4/10, ये हो गया आपका 1/2। ये था प्रश्न नंबर 16। आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17 ये कहता है probability of obtaining an even number on each die when a pair of dice is rolled is। एक मिनट, ये क्वेश्चन दोबारा देखती हूँ। क्वेश्चन ये कहते हैं प्रश्न नंबर 17 में कि एक जोड़ा फेंका गया पासे का, पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, यानी 2 पासे फेंके गए, तो कुल रिजल्ट कितने हुए आपके 6 × 6 यानी 36। पहले पे भी 6 संख्याएं आ सकती है, दूसरे पे भी। जो इवेंट ये है जिसकी हमें आपको प्रायिकता निकालनी है, वो कहते हैं कि दोनों पासों पर इवन प्राइम नंबर हो, इवन यानी समभाज्य संख्या हो। प्रोबेबिलिटी दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या हो, यानी इवन प्राइम नंबर। व्हाट इज इवन प्राइम नंबर? वो नंबर जो प्राइम भी और इवन भी हो, दैट इज ओनली वन नंबर, दैट इज 2। तो पहले पर भी 2 हो और दूसरे पे भी 2 हो। तो अगर हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 6 फिर 2 1 2 2 एंड सो ऑन। तो 2 2 का टोटल 36 केस में से सिर्फ एक केस बचता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि दोनों पे ही पहले पे भी 2 हो और दूसरे पे भी 2 हो। तो इवेंट ई का मतलब बेसिकली आपसे पूछा है 2 2, ये 2 2 पूछा है। तो 36 में से एक ही केस होगा जिसमें, तो इट इज़ 1/36। दूसरा तरीका था पहले पर 2 आने का तरीका, तो पहले वाले और दूसरा वाला दोनों की दोनों जो पासे हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो पहले पर 2 संख्या आई क्योंकि वही समभाज्य संख्या होती है, समअभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। तो पहले पे भी 2 आए तो उसकी प्रायिकता 1/6, दूसरे पे भी 2 आए उसकी प्रायिकता 1/6, 1/6 इंटू 1/6 1/36। तो इस तरह से डी पार्ट हुआ। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कहते हैं 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं यदि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं यदि, अब इनके 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, परस्पर अपवर्जी है तो ये संभव नहीं है। परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। निश्चित सी बात है, ऐसी स्थिति अगर होती है तो फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे? इंडिपेंडेंट का मतलब पहले से होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में PA/B तो 0 होता है, यानी परस्पर अपवर्जी अगर घटनाएं हैं, ए और बी अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती तो रिजल्ट 0 आता, जबकि इंडिपेंडेंट घटनाओं में ये PA/PB आता है। तो चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA/B = PA/PB। तो ये सेकंड पार्ट को देखते हैं सॉल्व करके। तो पहला तो सही है ही नहीं और तीसरा पार्ट भी सही नहीं है कि P और PB बराबर हो जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी होते, पर हमेशा ही बराबर हो जरूरी नहीं है। दूसरा PA+PB = 1 हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट होते तो ऐसा होता। तो सेकंड वाला ही सही लग रहा है, लेकिन इसको प्रूव करके बताएंगे। सेकंड वाला ये कहता है कि PA0B0 बराबर 1 - PA, यानी ये रिजल्ट लेके आना आपको, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो
इससे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये हो गया 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। इसको लिखेंगे 1 माइनस पी ए, या पहले डी मॉर्गन से भी फिर से करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैं पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ से माइनस कॉमन लें, पी ए प्लस पी बी माइनस पी, अच्छे से सॉल्व ही नहीं करते, भी ऐसे ही रहने दो, लेट इट बी लाइक दिस, माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। और अभी से सॉल्व करेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। 1 से 1 कट गया, और अब ये माइनस कॉमन लेके कट गया, और फिर पी ए यूनियन बी को खोलेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से सारा मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस वाले प्लस और प्लस वाला माइनस, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। पी ए से पी ए कटा, पी बी से पी बी कटा, माइनस से माइनस कटा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये जो बी पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ, वो करेक्ट है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। एग्जाम्पल्स कीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन से या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे वो क्वेश्चन टिक करके या मार्क करके भेज देंगे, तो मैं उसको दोबारा से वीडियो बनाकर आपको भेजूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।